Battle of Buxar 1764. After some time, Mirzapur found it difficult to meet the financial demands of the company and was replaced by Mir Qasim in 1760. कुछ टाइम बाद जो मिर्ज़फ़र था उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई पैसे वैसे के चक्कर में कंपनी के, तो मिर्ज़फ़र को हटाकर 1760 में मिर कासिम आ गया। मिर कासिम was unable to stop the misuse of फ्री ट्रेड, और जो मिर कासिम था वो भी जो वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे ट्रेड का, फ्री ट्रेड करी जा रहे थे, वो उनको नहीं रोक पाया। सो ही अबॉलिश्ड इंटरनल ड्यूटीज़ ऑल टुगेदर सो दैट इंडियन मर्चेंट्स कुड ऑल्सो एंजॉय द सेम प्रिविलेज। तो उसने क्या किया, कुछ इंटरनल ड्यूटीज़ होती होंगी सबकी, उसने वो हटा दी ताकि जो इंडियन के जो मर्चेंट थे, जो सारे कर्मचारी थे उसके, सारे जो बेचते थे आगे सामान, ताकि वो भी सारी जो सेम चीज़ें थी वो जो फ्री ट्रेड में होती थी वो भी इंजॉय कर पाए। द इंग्लिश डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस डिस्प्ले ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिटेलिएटेड बाय रिप्लेसिंग हिम विद मिर जफर अगेन। अब इंग्लिश को पसंद नहीं आया कि उसने इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे दी इंडियन के मर्चेंट्स को, तो उन्होंने क्या किया, उसको वापस से मिर कासिम को हटा के फिर से मिर जफर को ले आए। Mir Qasim fled from Bengal and formed a grand alliance with the Mughal Emperor Shah Alam II and Shuja'ud-Dawla of Awadh। अब मिर कासिम बंगाल से भाग गया और फिर उसने उसके साथ मिल गया, मुग़ल एम्पर शाह आलम सेकंड के साथ मिल गया और शुजा-उद-दौला अवध का, इन दोनों के साथ मिलकर उसने बहुत बड़ी अलायंस बना ली है। However, their combined army was routed by the British Army at the Battle of Buxar in 1764। लेकिन क्या हुआ, इनकी combined army भी थी, ये भी ब्रिटिश ने हरा दी 1764 में Battle of Buxar में। After the defeat, the English treated the Mughal Emperor with some respect। उसके बाद फिर जब वो हार गए तो उन्होंने थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट दे दी। However, शाह आलम सेकेंड was forced to sign the Treaty of अलाहाबाद, लेकिन जो शाह आलम सेकेंड था उसको उसने ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन कर ली, उसको फोर्सफुली साइन करवाई उससे। द ट्रीटी ग्रांटेड द ब्रिटिश दीवानी और द रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ट्रीटी में जो था जो ट्रीटी थी जो उन्होंने साइन करी थी उसमें ब्रिटिश को दीवानी मिली और जो राइट्स थे सारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दीवानी कॉइन होता है पैसे होते हैं उसके। शुजा-उद-दौला was made to pay ₹50 lakh as war indemnity, और शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपये देने पड़े थे इसके, मतलब जो भी दिक्कत और जो भी लॉस उनको हुआ था उसको 50 लाख रुपये पे करने थे। A British resident was posted at the court of Murshidabad, eventually controlling the administration of the entire province। और कोई ब्रिटिश आदमी को वहाँ पर रख दिया था कोर्ट के, मुर्शिदाबाद के कोर्ट में, जो कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह की चलाता था। Thus the company initiated the policy of indirect governance। तो जो कंपनी थी वो मान गई थी कि चलो कि अगर हमारे कोर्ट में हमारा एक आदमी है, आपको जैसे भी चलानी है आप चला लो, लेकिन उन्होंने एक तरह से वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे उनको। The Battle of Buxar was a decisive battle in the history of India as it exposed the weakness of the Indian army to the Europeans। जो बैटल ऑफ बक्सर था उसकी वजह से जो सारी वीकनेस थी हमारी इंडियन आर्मी की वो सारी यूरोपियंस के सामने आ गई थी। द ब्रिटिश गॉट कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड दिस कम्युनिटी सॉर्टेड आउट द ब्रिटिश फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और जो ब्रिटिश थी उसका सारा कंट्रोल आ गया था हमारे पैसे के ऊपर, और हमारी सबसे रिचेस्ट स्टेट जो थी इंडिया की वो उनके पास आ गई थी, और जो ब्रिटिश को जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती वो expansion of the British Empire 1757 to 1818, growth of British influence। The English East India Company continued to extend its control over the Indian territories throughout the late 18th century and early 19th century। अब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने सारा जो कंट्रोल था वो बढ़ाने में लगी हुई थी, और 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक उनका जो सारा कंपनी थी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। Treaties made with Indian princes provided for the stationing of British troops within these princely states। और जो ट्रीटीज़ वगैरह उन्होंने प्रिंसेस, हमारे जो इंडियन प्रिंस थे उनके साथ बना रखी थी, वो उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनके जो सारे सिपाही थे, जो सारे लोग थे, वो उनकी स्टेट्स में जाकर वहाँ पर गवर्न करते थे, वहाँ पर खड़े होते थे। टू पे फॉर द ट्रूप्स द ब्रिटिश वर ऑफन गिवन रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स। अब जो ट्रूप्स उनके खड़े हैं, ब्रिटिश के ट्रूप्स हमारे स्टेट्स में अगर खड़े हुए हैं, उनको वो पे कैसे करते थे, जो भी उनको रेवेन्यू राइट्स उस स्टेट से मिलती थी वो उन्हें दे देते थे, जो भी उन्हें चाहिए होता था उससे।
दिस गेव देम इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर दीज एरियाज़, और वही इनको इनडायरेक्ट कंट्रोल मिल गया था एक तरह से, मतलब वो स्टेट में सिर्फ उन्होंने लोग ही भेजे थे और वो उसी हिसाब से सारी जो उस स्टेट को भी गवर्न कर रहे थे। तो ये एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली कंट्रोल था उनका स्टेट के ऊपर। Many of these states were annexed when succession to the throne was in doubt or when the ruler acted in ways that seemed contrary to British interest। और जो भी सारी states थी ये बहुत ज़्यादा खतरे में थी जब कोई थ्रोन के आगे आना हो या फिर उनका हायर हो, तो किंग मर गया और वो हायर पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, या फिर जो रूलर था उसको समझ नहीं आया कि ब्रिटिश से कैसे डील करना है। Anglo-Maratha conflict 1775 to 1818, the third Peshwa Balaji Baji Rao could not withstand the shock of the defeat of the Marathas in the third battle of Panipat and died on 23 June 1761। अब जो थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव था उसको सहन नहीं हो रहा था कि मराठा जो है वो बैटल ऑफ पानीपत में हार गए और वो 23 जून 1761 में मर गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन माधवराव, उसके बाद उसका बेटा माधवराव आया। He kept in the check the ambition of his uncle Raghunath Rao and maintained unity among the Maratha chiefs and nobles, and very soon recovered the power and the prestige of the Maratha which they had lost in the third battle of Panipat। उसके बाद उसने अपने जो अंकल रघुनाथ राव थे उसके साथ थोड़ा भाईचारा वगैरह डाल दिया, उसके साथ रहा, सारे जो मराठा चीफ्स थे उनमें एकता लाई, और उसके बाद उसने जो इतनी पावर भी खोई थी मराठास की वो सारी वापस आ गई जितने में उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में गया था। The English became conscious of the growing power of the Marathas and wanted to crush their resurgence। अब जो इंग्लिश पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा था कि भाई इतना ज़्यादा मराठास की जो है वो पावर बढ़ रही है और जो वापस से ज़्यादा बढ़ के आगे आए हैं उनको क्रश करना था, सब कुछ हटाना था। They got this opportunity very soon after the death of Madhavrao in 1752, और उनको opportunity मिल गई जैसे ही माधवराव 1752 में मरा। The British fought 3 wars with the Marathas and finally crushed their power and brought the Maratha territory under their control। और इसके बाद जैसे ही वो मरा उसने 3 वॉर लड़ी थी मराठा में, चलना पड़ा था नीचे, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद उनको पूरा मराठा का जो सारा था वो कंट्रोल मिल गया। Anglo-Mysore War 1766 and 99। In the last 3 decades of the 18th century, the British got involved in a conflict with the powerful kingdom of Mysore, which was ruled by Hyder Ali and his son Tipu Sultan। फिर हमारे 18th सेंचुरी के जो लास्ट डिकेड से 66 से लेकर 99 तक ये एक बहुत ही पावरफुल किंगडम के अंदर की बहसबाजी हो गई, जो सारी लड़ाई वगैरह मैसूर का था जो हैदर अली कंट्रोल करता था और उसका सन टीपू सुल्तान। 1766 से 1799 तक उसके अंदर 4 वॉर्स लड़ी गई थी मैसूर के अंदर। दीज वॉर्स आर नोन एज एंग्लो मैसूर वॉर्स और इनको हम एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं। 1799 के अंदर 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी जिसके अंदर टीपू सुल्तान था, वो वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, हरा दिया था ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को और फिर वो मर गया था। डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टम, इट इज सेड दैट टीपू सुल्तान वाज अ प्रोग्रेसिव एंड बेनेवोलेंट। तो टीपू सुल्तान जो है वो सेरिंगापट्टम था, उसको जाता वो खुद ही मर गया। ऐसा कहते हैं कि जो टीपू सुल्तान था वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और बेनेवोलेंट मना था। Annexation policies of the company adopted the following methods to bring India under its domination। जो ब्रिटिश थी जो कंपनी थी उन्होंने 3 ऐसी पॉलिसीज निकाली ताकि वो इंडिया को अपने कंट्रोल में रखे। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, सब्सिडरी अलायंस, डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। तो पहला है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ। लॉर्ड डलहौजी डिवाइस द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, इसने बनाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ। According to this doctrine, only the natural heir would succeed the throne and not the adopted son in the event of the ruler's death। तो इसमें यही था कि अगर राजा का असली में कोई बेटा है, उसका जो एक्चुअल बेटा है सिर्फ वही आगे थ्रोन पे बैठ सकता है, वही गद्दी पे बैठ सकता है। अगर कोई अडॉप्ट करा हुआ बेटा है तो वो नहीं बैठ सकता। सो द स्टेट्स विदाउट नेचुरल हायर वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो जो स्टेट्स थी जिनकी नेचुरल हायर नहीं थी, जिनके खुद के बच्चे नहीं थे, वो ब्रिटिश के अंदर आ जाती थी। द स्टेट्स ऑफ सतारा 1848, संबलपुर ऑफ उड़ीसा, भगत, झांसी, नागपुर पर एनेक्स्ड अंडर दिस डॉक्ट्रिन। तो ये सारी जो स्टेट्स थी वो उन्होंने एंटर ले ली। फिर आगे है हमारा सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस वाज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेल्लेस्ली। सब्सिडरी अलायंस बाय लॉर्ड वेल्लेस्ली ने बनाई थी। अंडर द सब्सिडरी अलायंस द रूलर ऑफ अ स्टेट वाज प्रोवाइडेड विद मिलिट्री सिक्योरिटी। और इसके अंदर जो रूलर था उस स्टेट का उसको ब्रिटिश प्रोवाइड करती थी सिक्योरिटी।
जो भी सारे आर्मी वगैरह जो भी। Once provided with military security, the princely states could remain independent so far as internal matters were concerned, but they could not exert their independence outside the state. तो इसके अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो तो वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं थी कि ब्रिटिश इन्वेड कर रही है या कुछ कर रही है, कोई दिक्कत दे रही है, लेकिन वो स्टेट के बाहर अपनी इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं एक्सर्ट कर सकते थे कि जी हम बाहर की कंट्री से अपने आप ही ट्रेड कर रहे हो तुम, या तुम बाहर से कुछ लेके आ रहे हो, उसके लिए फिर तुम्हें अपनी ब्रिटिश से बात करनी पड़ती है। The British company's resident was kept in the court of the Indian king, and the princely states had to pay an annual amount towards the cost of the resident. अब जो ब्रिटिश कंपनी के रेजिडेंट थे वो कोर्ट में रखे जाते थे इंडियन किंग के, जैसा भी पिछले पढ़ाया था तो, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको पैसे देने पड़ते थे उस आदमी के लिए जो उन्होंने कोर्ट में रखा था ब्रिटिश का। The Indian ruler could not employ any European for his service without prior approval of the British. और जो इंडियन रूलर था वो कोई भी ऐसी यूरोपियन को अपने अंडर नहीं रख सकता था बगैर उसके अप्रूवल के ब्रिटिश के कि हम इसको रख सकते हैं नहीं रख सकते। The Indian ruler also could not negotiate with any other Indian ruler without consulting the Governor General, और जो इंडियन रूलर था वो और भी किसी दूसरे रूलर के साथ बात भी नहीं कर सकता कि हम जी आपके साथ ट्रीटी कर लेते हैं, हम दोनों मिलकर ये कर लेते हैं, ये भी उनके बिना गवर्नर जनरल से बात करे बिना वो नहीं कर सकते थे। अंडर द सब्सिडरी अलायंस हैदराबाद, मैसूर, पेशवा, भोसले, सिंधिया, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, ये सारे ब्रिटिश के अंदर फिर आ गए। फिर है हमारा डायरेक्ट annexation of Oudh. The Nawab of Oudh had many heirs and could not therefore be covered by the doctrine of lapse. जो नवाब था ऊध का उसके बहुत सारे बच्चे थे तो वो तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आ नहीं सकता था, तो जो ब्रिटिश है दे हैड टू कम अप विद सम अदर प्रीटेक्स्ट टू डिप्राइव हिम ऑफ हिज डोमिनियंस। तो जो ब्रिटिश को कुछ और सोचना पड़ा था ताकि हम इसको अपने अंडर ले लें। Therefore नवाब वाजिद अली शाह was accused of having misgoverned his state। तो उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह पे जो छोटा सा केस डाल दिया कि ये अपनी स्टेट ढंग से गवर्न नहीं कर रहा। एंड रिफ्यूजिंग टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स हिज स्टेट वाज एनेक्स्ड इन 1856 के अंदर उसकी स्टेट को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था ऑन ग्राउंड ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन कि जी आप अच्छी तरह से गवर्न नहीं कर रहे, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। The annexation of Oudh created a great discontent in the British army as most of the sepoys in the army were from Oudh। अब जो इन्होंने ऊध को अपने अंडर ले लिया उसके ब्रिटिश आर्मी के अंदर बड़ी दिक्कत आ गई क्योंकि सारे आधे से ज़्यादा ऊध के ही उसमें सिपाही थे, sepoys मतलब सिपाही। Reform measures undertaken by the company, administrative reforms, the political trade victories of the English East India Company and the enormous wealth amassed by the governors brought the company under the scrutiny of the British Parliament। In 1773 the British government passed the Regulating Act which gave the Parliament complete control under the reform measures undertaken by the company, administrative reforms, political trade victories of English East India Company and the enormous wealth amassed by the governors brought the company under the scrutiny of the British Parliament। अब जितना भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जितनी उन्होंने ट्रेड करी है, जितने भी पैसे उन्होंने इकट्ठे करे थे, सारा मिल मिला के वो सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर वो कंपनी अब आ गई। 1773 के अंदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट विच गेव द पार्लियामेंट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। 1773 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसके ऊपर अपना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था। A council compromising the governor general and 4 councillors were appointed to govern Bengal। तो एक काउंसिल बिठाई गई जिसके अंदर गवर्नर जनरल था और 4 काउंसिल्स थे जिनमें आता गया बंगाल को गवर्न हुआ। द पिट्स इंडिया एक्ट 1748 further deepened the British government's control over the company। फिर एक पिट्स इंडिया एक्ट 1978 को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर और ज़्यादा हावी हो गया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टैब्लिश्ड टू सुपरवाइज इट्स वर्किंग। फिर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने इस्टेब्लिश किया ताकि जो सारा काम कर रहे हैं पार्लियामेंट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उसको देखने के लिए। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंड अलाउड अदर इन्वेस्टर्स टू ट्रेड विद इंडिया। फिर इन्होंने एक और एक्ट निकाला, चार्टर एक्ट 1813, उन्होंने कंपनी का जो था ना सिर्फ की कंपनी ही ट्रेड कर सकती है इंडिया का, वो इन्होंने हटा दिया और कर दिया कि आगे और भी कंट्रीज़ जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती हैं। द गवर्नर जनरल बिकेम द इफेक्टिव रूलर ऑफ कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। और उसके बाद गवर्नर जनरल था वो हमारा मेन रूलर बन गया इंडिया की टेरिटरीज़ का। Civil administration reforms, the greatest work of Cornwallis was the overhauling of
सिविल सर्विसेज बाय एम्प्लॉइंग कैपेबल एंड ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। जो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ओवर, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो इनका मेन बंदा था जो सारी चीज़ें ठीक करता था कि सिविल सर्विसेज जो हमारी इंडिया में है। He discovered that the servants of the company were underpaid but that they received very high commissions on revenues। उसने ये देखा जो सर्वेंट्स थे कंपनी के उनको पैसे कम मिलते थे, ज़्यादा नहीं देते थे, लेकिन उनको जो रेवेन्यू और कमीशंस थी वो ज़्यादा मिलती थी। In addition to that, they conducted forbidden and profitable private trade in the names of relatives and friends। और वो और रिश्तेदारों दोस्तों के नाम पर कुछ प्राइवेट ट्रेड करते थे या फिर जो चीज़ें नहीं करनी थी उनके नाम पे करते थे। Cornwallis, who aimed at cleansing the administration, abolished the vicious system of paying small salaries and allowing enormous perquisites। जो कॉर्नवालिस था वो एडमिनिस्ट्रेशन को साफ करना चाहता था, ठीक करना चाहता था, तो उसने जो कम पैसे देने वाले जो थे कि हम कम सैलरी दे रहे हैं काम करने वालों को, वो हटा दिया उसने और कर दिया कि जो सबको है वो इक्वल वेजेस मिलेंगे, अनॉर्मस ज़्यादा वेजेस पैसे पैसे। He persuaded the directors of the company to pay handsome salaries to the company servants in order to free the servants of commercial and marketing activities। तो उसने डायरेक्टर ऑफ कंपनी उनको बोला कि इनकी जो सैलरी है कंपनी सर्वेंट्स की, इनकी सैलरीज बढ़ाओ ताकि वो आगे कोई गलत काम, कोई गलत एक्टिविटीज़ ना करें पैसों के लिए। Further, Cornwallis introduced the policy of making appointments mainly on the basis of merit. This laid to the foundation of Indian civil service। To cut down on extra benches, he abolished a number of surplus posts। उसके बाद जो कॉर्नवालिस है उसने एक पॉलिसी आगे बनाई जो कि आज हमारे इंडिया में इंडियन सिविल सर्विस है, IAS IPS वगैरह, ये हमारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाई थी ताकि जो सारी और बेकार पोस्ट है वो सारी हटा दे और जो मेन है जहाँ पर लोगों को एनॉर्मस वेजेस मिले, ऐसी एक पोस्ट बनाई इसने। अनदर मेजर रिफॉर्म दैट कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस वाज द सेपरेशन ऑफ 3 ब्रांचेस ऑफ सर्विस, कमर्शियल एंड जुडिशियल एंड रेवेन्यू। और एक और चीज़ करी थी कि इसने जो 3 ब्रांचेस अलग अलग कर दी थी कि सर्विस के लिए आप अलग जाओगे, कमर्शियल के लिए अलग, जस्टिस, जुडिशियल, रेवेन्यू, ये सारा अलग होता है। All high posts were reserved for the English and the Indians were only appointed for subordinate posts। सारी जो ऊंची पोस्ट थी वो इंग्लिश की थी, लेकिन जो इंडियंस की थी वो सारी जो नीचे पोस्ट होती थी सिर्फ इंडियंस की वही थी। जुडिशियल रिफॉर्म्स। Cornwallis secured the service of Sir William Jones, who was a judge and a great scholar, to reorganize the judicial system। और कॉर्नवालिस था, उसने विलियम जोन्स को सारी सर्विसेज पर पकड़ा दी कि आप जज बन जाओ, आप ये हो, आप सारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको ढंग से रीऑर्गेनाइज कर दो, ठीक करो। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स। फिर यहाँ पर हमारे क्रिमिनल और सिविल कोड्स अलग अलग हुए थे। एट दी टॉप ऑफ द जुडिशियल सिस्टम द हाईएस्ट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ अपील, नेमली सादर दीवानी अदालत। हमारे 2 कोर्ट्स थे, एक सादर दीवानी अदालत और सादर निज़ामत अदालत, जो कि कैलकाटा में फंक्शन करते थे उस टाइम पर। बोथ दीज बॉडीज़ वर प्रिजाइडेड ओवर बाय गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। और ये दोनों हमारी क्रिमिनल और सिविल हमारी गवर्नर जनरल जो था और उसके काउंसिल वही चलाते थे। देयर वर 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एट कैलकाटा, और ये 4 कोर्ट्स थे, कैलकाटा, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, ईच अंडर 3 यूरोपियन जजेस असिस्टेड बाय द इंडियन एडवाइजर्स। इसके अंदर हमारे जो 3 जजेस थे और बाकी जो इंडियन एडवाइज़र, जो छोटे छोटे एडवाइज़र्स वगैरह थे वो सारे इंडियंस के थे, लेकिन बड़े जो थे वो सारे इंग्लिश में थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी कोर्ट्स फंक्शनड अंडर यूरोपियन जजेस, और जो सिटी कोर्ट्स थे वो भी यूरोपियन जजेस के अंडर ही आते थे सारे। एवरी डिस्ट्रिक्ट वॉज प्रोवाइडेड विद अ कोर्ट, हर एक सिटी में एक कोर्ट होता था। Cornwallis had removed the collectors of their judicial powers and made them solely responsible for the collection of revenue। और जो कलेक्टर्स होते थे हर सिटी के वो उसने हटा दिए थे सारे और उनको उसने रेवेन्यू कलेक्ट करने के उसमें डाल दिया था। एज अ रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस वर अपॉइंटेड। फिर ये सारे चीज़ के बाद जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे वो अपॉइंट हुए थे, वो सारे मेनली यूरोपियन थे। इंडियन जजेस और मनसब्स वर अपॉइंटेड फॉर लोअर रंग पोजीशंस इन ऑल कोर्ट्स और जुडिशियल सिस्टम। इन्होंने इंडियन जजेस भी अपॉइंट करने शुरू कर दिए, लेकिन नीचे पोस्ट पे कोर्ट्स में। क्रिमिनल केसेस के अंदर मुस्लिम लॉ वाज इम्प्रूव्ड एंड फॉलोड। क्रिमिनल केसेस के अंदर कोई मुस्लिम लॉ उन्होंने इम्प्रूव करा और उसे माना भी। सिविल केसेस के अंदर हिंदू एंड मुस्लिम लॉज वर फॉलोड अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द लिटिजेंट्स। और सिविल केसेस के अंदर हिंदू और मुस्लिम का लॉ जो उन्होंने बनाया था वो भी
रिलीजन के हिसाब से फॉलो करा। इन सूट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम द जज वॉज द डिसाइडिंग अथॉरिटी। जब हिंदू और मुस्लिम की कोई दिक्कत आती थी तो जज ही डिसाइड करता था कि क्या करना है। कॉर्नवालिस वॉज मर्सीफुल बाय टेम्परामेंट। ही पुट अ स्टॉप टू बारबरस पनिशमेंट्स एंड अबॉलिश्ड म्यूटिलेशन एंड ट्रायल बाय ऑर्डियल। और जो कॉर्नवालिस था, मतलब वो उसका नेचर जो था वो अच्छा था। उसने जो सारी गंदी गंदी पनिशमेंट्स थी वो सारी इसने हटा दी, और म्यूटिलेशन और डैमेज वगैरह जो भी थी वो भी सारी हटा दी। Cornwallis Court. Cornwallis was the first to introduce all the codification of law in India as against the prevailing laws based on the Dharma Shastra, the Shariat और the whims of the rulers. जो कॉर्नवालिस था वो हमारा पहला ऐसा रूलर था जिसने हमारे इंडिया के अंदर सारा लॉ वगैरह बनाया, और जो भी धर्मशास्त्र शरीयत जिसके अंदर जो भी सारे लॉज हमारे वगैरह लिखे हुए हैं उसके अगेंस्ट जाके ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। उसने ही हमारा रूल ऑफ लॉ का जिसका मतलब था कि जस्टिस होनी चाहिए हर जगह पर। ऑन द रिटन लॉ ऑफ ईच क्राइम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ वुड प्रिवेल, और इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। दिस वुड मीन दैट एवरीवन वाज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, जिसका मतलब ये होना चाहिए कि जो सारे हैं वो लॉ के आगे इक्वल हैं। हाउएवर दिस वाज नॉट एप्लीकेबल इन प्रैक्टिकली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लेकिन उसे ये सब बोलता था कि करने को, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर जब वो थे तो कुछ भी उन्होंने ये नहीं माना। Police reforms for effective implementation of judicial reforms. The police administration had to be reorganized ढंग से, ताकि वो judicial reforms जो इन्होंने सारी मांगी वो ढंग से इम्प्लीमेंट कर सके। उसके लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी ढंग से उनको रिऑर्गनाइज करनी थी। द डिस्ट्रिक्ट जज कंट्रोल दी पुलिस, जो डिस्ट्रिक्ट जज था उनका वही पुलिस को कंट्रोल करता था। ईच डिस्ट्रिक्ट वो डिवाइडेड इनटू थानाज और पुलिस सर्कल्स, ईच ऑफ वाज अबाउट 20 स्क्वायर माइल्स। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थानाज और पुलिस सर्कल्स थे जो कि 20 स्क्वायर माइल्स तक थे, बड़े बड़े होते हैं काफ़ी। इट वॉज प्लेस्ड अंडर एन इंडियन ऑफिसर कॉल्ड दी दरोगा, और दरोगा के अंडर सारे आते थे वो, हु वॉज एवली असिस्टेड बाय मैनी कॉन्स्टेबल्स, और जिसके अंडर काफ़ी सारे कॉन्स्टेबल्स थे। आज के भी ऐसे ही होता है, दरोगा होता है फिर उसके अंदर सारे कॉन्स्टेबल्स वगैरह आते हैं। हाउएवर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट इफेक्टिव, लेकिन जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इन द अदर वर्ड्स ऑफ मशमन, द दरोगा एंजॉयड ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर ऑफ एक्सटॉर्शन एंड बिकेम द स्काउट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो जो दरोगा था उसको सबसे ज़्यादा पावर्स वगैरह मिली थी, और वही काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करता था, और वही एक तरह से कंट्री के लिए बुरा बन गया था। Other reforms, Cornwallis reformed the Board of Trade, which managed the commercial investments of the company. Cornwallis था उसने बोर्ड ऑफ ट्रेड सारा मैनेज करा, और उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती थी वो सारे वो मैनेज करने लग गया। विद द एड ऑफ चार्ल्स ग्रांट, एड मतलब हेल्प के साथ, ही इरेडिकेटेड न्यूमरस अब्यूजेस एंड करप्ट प्रैक्टिस। इरेडिकेट मतलब हटा देना, उसने जो भी अब्यूज़ वगैरह और जो करप्ट प्रैक्टिस होती थी, गलत काम होते थे, वो सारे हटा दिए। फेयर ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू वीवर्स एंड इंडियन वर्कर्स, और वीवर्स वगैरह जो भी हमारे इंडियन वर्कर्स थे उनको ठीक से ट्रीट किया जाने लगा। ही इंक्रीज रिवेनेशन फॉर ऑनर सर्विस, और जो सारे ढंग से काम करते थे उनको पैसे भी अच्छे मिलते थे।